नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। मैं शुक्ला आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। एमपी पॉलिटी स्पेशल के अंतर्गत जो न्यायपालिका से रिलेटेड एक सब सीरीज चल रही थी, उसके अंतर्गत हमारा सबसे अंतिम लेक्चर नंबर 5 है, जहां पर हम मध्य प्रदेश के न्यायिक कार्यों से रिलेटेड संपूर्ण अन्य जानकारी देखने वाले हैं। जैसे एक लेक्चर में हमने संवैधानिक प्रावधान देखा, सबऑर्डिनेट कोर्ट और हाई कोर्ट से रिलेटेड, जो कि केवल और केवल ऐप पर ही आपको मिलने वाला है। एक लेक्चर में हमने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से रिलेटेड पूरा का पूरा इतिहास देखा, उसका गठन कैसे हुआ, अस्थायी खंडपीठ, स्थायी खंडपीठ, बिल्डिंग्स किस प्रकार से बनी, अन्य फैक्ट्स देखे। एक फैक्ट्स में पूरे के पूरे हाई कोर्ट के 29 मुख्य न्यायाधीश से रिलेटेड संपूर्ण कोरिलेशन से याद करवाया। फिर एक लेक्चर में हमने मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश से रिलेटेड और भी अन्य फैक्ट देखे कि कौन लोकायुक्त रहा है, कौन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहा है, कौन हम बोल सकते हैं कार्यवाहक न्यायाधीश रहा है, मुख्य न्यायाधीश रहा है, सब कुछ देखा। अब अंत बचता है इसमें जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप छोड़ नहीं सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण, जो मध्य प्रदेश विधि विश्वविद्यालय है भोपाल में, है ना, सब कुछ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहां से ऐसे प्रश्न आते हैं जो आप सोच नहीं सकते। तो कुल मिलाकर आपको ये भी देखना बहुत आवश्यक है। आप हमारे सभी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पर ऐड हो जाइए, ताकि क्लासेस के लिंक्स, लेक्चर्स सब कुछ आपको प्रोवाइड हो सके, और हिंदी और इंग्लिश पीडीएफ भी आपको अलग अलग प्रोवाइड हो सके। चलिए जय महाकाल, शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहली बात करते हैं हम मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक एकेडमी, जिसे हम क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश स्टेट जुडिशियल एकेडमी। बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए शुरुआत की अगर हम बात करें, जब मध्य प्रदेश में जिला न्यायालय के अंतर्गत कभी भी किसी न्यायिक अधिकारी को क्या किया जाता था, नियुक्त किया जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईकोर्ट वाईकोर्ट की बात नहीं कर रहे। मध्य प्रदेश के अंतर्गत कभी भी जो जिला न्यायालय है, जिसके बारे में हम पढ़ के आ चुके हैं, तो उसके अंतर्गत कभी भी कोई अधिकारी नियुक्त होता था भर्ती के द्वारा, तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रशिक्षण देना बहुत आवश्यक रहता था। और कभी भी ऐसा कोई भी व्यवस्था इनके लिए मौजूद नहीं थी, कि बिल्कुल भी नहीं थी, है ना। चयन के पश्चात इनको ट्रेनिंग कैसे देना है या कैसे ये ट्रेन किए जाए, तो होता यह था कि जब चयन कर लिया जाता था, जो भी सिविल जज रहते थे या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश रहते थे, उनके साथ इनको सीधे जिला मुख्यालय में भेज दिया जाता था। मतलब आप प्रैक्टिकल इनके साथ रहो और सीखो, कोई ट्रेनिंग व्रेनिंग नहीं हो पाती थी। तो ये एक बहुत ही गंभीर समस्या थी, है ना। वहां उन्हें जिला न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों के साथ व्यवहारिक प्रशिक्षण, जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, उस प्रकार से ही सीखना पड़ता था। बाद में ये ऐसा समझ में आया कि ये जो व्यवस्था है संतोषजनक नहीं है, इसके कारण एक अलग से एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होना चाहिए, ये सोच होना शुरू। बाद में न्यायमूर्ति यूएल भट्ट ने 1994 में बहुत अलग अलग प्रयास किए, और इन्हीं प्रयासों के माध्यम से राज्य सरकार ने 22 और 23 दोनों तारीखें हैं, तो 22-23 मार्च 1994 को एक आदेश जारी किया, और इस आदेश के द्वारा एक प्रशिक्षण संस्थान बनाया, जिसका नाम क्या है, नाम है इसका न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, जुडिशियल ऑफिसर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ज्योति, है ना। इसकी स्थापना हुई। यह संस्थान उच्च न्यायालय परिसर जबलपुर में क्या कर दिया गया, स्थापित कर दिया गया। तो ट्रेनिंग के लिए पहली शुरुआत 1994 मार्च में ज्योति के रूप में हुई, है ना। तो बहुत बेसिक सी कहानी यहाँ पर होती है, लेकिन आगे इसमें भी बहुत सारी चीजें बची है। बाद में जो संस्थान है, कभी भी कोई संस्थान बनता है तो धीरे धीरे उसके उद्देश्य और व्यापक होना शुरू हो जाते हैं, ब्रॉड वे में सोच निर्धारित की जाती है। तो बाद में संस्थान का उद्देश्य को और बढ़ावा देने के लिए सितंबर 2002 में इसे ज्योति का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, ज्योति कर दिया गया। मतलब जुडिशियल ऑफिसर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये अब रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहलाएगा, साथ ही साथ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी कहलाएगा। तो 94 के बाद इसे क्या कर दिया गया, ज्योति कर दिया गया। आगे चलकर 12 मार्च 2014 को जो आज का नाम है इसका
वो कर दिया गया क्या, मध्य प्रदेश न्यायिक एकेडमी, मध्य प्रदेश स्टेट जुडिशियल एकेडमी। तो 94 से शुरू होने के बाद 2014 में इसका नाम वापस से वही हो गया जो था। तो 94 में तो ज्योति बना, ठीक है, 2002 में ज्योति बना, और फिर 2014 में इसको क्या कर दिया गया, मध्य प्रदेश स्टेट जुडिशियल एकेडमी, है ना। इस एकेडमी का मोटो, बहुत बहुत ऐसे प्रश्न आ चुके हैं, अभी अभी एमपीपीएससी ने पूछा है, तो ये पूछा जा सकता है, निम्न में से किस संस्थान का मोटो या उद्देश्य क्या है, परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस है। तो ये इसी एकेडमी का है, और ये जो मोटो है ये रवि मलिमठ के द्वारा दिया गया है। बाकी इसमें इसका उद्देश्य क्या है और ये सब आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। इस एकेडमी के वर्तमान निदेशक कौन है, उमेश पांडव है, और ये जबलपुर में स्थित है। सबसे ठीक, चल पढ़ते हैं आगे। ये आप इमेज देख सकते हैं जो कि आज के वर्तमान स्वरूप में। बात करते हैं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। तो भैया राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एक अधिनियम के तहत स्थापित हुआ था, है ना, 1987 के अधिनियम। तो ये प्रश्न सीधा आ जाएगा आपको कि मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना कौन से अधिनियम के तहत की गई। तो 1987 के अधिनियम के तहत की गई, और ये 1987 का अधिनियम लागू कब हुआ था, 9 नवंबर 1995 को लागू हुआ था। अब ये 9 नवंबर जब लागू हुआ ना, तो इसी को हम राज्य विधिक सेवा दिवस भी कहते हैं, क्योंकि लागू इसलिए हुआ था। क्या उद्देश्य था, तो भैया इसका उद्देश्य सीधा सीधा है कि वंचित गरीब लोग न्याय से वंचित ना रह जाए, है ना। इसी के लिए होता है राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत वकील और सेवाएं फ्री में उपलब्ध करवाई जाती है सरकार के द्वारा। बहुत सारे उद्देश्य है, लेकिन इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ना। समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा देना इसका क्या है, मुख्य उद्देश्य है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य संरक्षक कौन होता है, पैट्रन इन चीफ। तो जो उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश होता है वो होता है ना। कहाँ पर स्थित है, तो जबलपुर में स्थित है। अब चूंकि ये जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 है, ये लागू 9 नवंबर 1995 को हुआ था, इसीलिए 9 नवंबर को ही विधिक सेवा प्राधिकरण दिवस मनाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है, क्या हम इसे राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस भी कह सकते हैं, है ना। कारण क्या है, क्योंकि 1987 का अधिनियम 9 नवंबर 1995 को लागू हुआ, और इस कारण से 9 नवंबर को हम राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाते हैं। ठीक है, ये आप इमेज देख सकते हैं जो कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर की है। क्लियर, चलिए पढ़ते हैं आगे। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भोपाल में, है ना, इसको बोल सकते हैं राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय भोपाल। बहुत ही शानदार तरीके से बनती है। अब इसकी तारीख अगर हम देखें तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, है ना। ये एक अधिनियम के द्वारा बनाया गया था 1997। बहुत महत्वपूर्ण, बस इतनी बात याद रखो, 1997 के एक अधिनियम से बनाया गया, लेकिन इसने अपनी शिक्षा देना 1998 से शुरू की थी। मतलब सबसे पहला शैक्षणिक कार्यक्रम या फर्स्ट एकेडमिक प्रोग्राम या कोर्स जो है इन 1998 में लेकर आया। ठीक, फिर ये भी पूछा जा सकता है एकदम उड़ते तीर के रूप में कि राजीव गांधी नेशनल साइबर लॉ सेंटर कहाँ है। तो वो इसी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ही, मतलब भोपाल में ही है ना, 2006 में बनाया। ये आप इमेज देख सकते हैं, इसकी है ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भोपाल। आगे बढ़ते हैं, हम जिला न्यायालय की बात कर लेते हैं। विशेष न्यायालय, राजस्व न्यायालय, फास्ट ट्रैक न्यायालय, कुछ छोटी मोटी बातें हैं। तो जिला न्यायालय आपको मैं शुरुआत में ही बता चुका हूं जब सबऑर्डिनेट कोर्स हम पढ़ रहे थे, लेकिन इसमें आपको कंफ्यूजन यहां पर हो जाता होगा कि सत्र न्यायाधीश और डिस्ट्रिक्ट जज किसे कहते हैं ना, होता है ना, जिला न्यायालय के अंतर्गत ही सत्र न्यायालय होता है, विशेष न्यायालय होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। तो सेशन कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अंतर क्या है, तो यहाँ पर आप छोटा सा अंतर समझ लो। तो जिला स्तर पर न्यायिक कार्य जिला न्यायालय द्वारा किया जाता है, बहुत अच्छे से पता है आपको। जब जिला न्यायाधीश आपराधिक मामलों, है ना, आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है तो वो सेशन जज कहलाता है, सत्र न्यायाधीश कहलाता है। और जब दीवानी मामलों की सुनवाई करता है तो वो क्या कहलाया जाता है, जिला न्यायाधीश कहलाया जाता है। बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं, है ना। पार्ट ए के लिए इतना ही आपको पढ़ना है, कोई भी एग्जाम है। फिर विशेष न्यायालय, जैसे अपन ने ST/SC एक्ट पढ़ा है, बहुत सारे न्यायालय होते हैं, बहुत सारे अधिनियम है जहां पर विशेष न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है
है ना, ताकि त्वरित मैटर जो है, त्वरित जो केस है उसको जल्दी से सुनवाई किया जा सके। जैसे ST/SC एक्ट में भी विशेष न्यायालय का प्रावधान किया गया है, तो किसी सत्र न्यायालय या किसी जिला न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, तो वही विशेष न्यायालय होता है ना? और कुछ नहीं है। तो मैंने यहाँ पर बताया भी है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध अपराधों की सुनवाई के लिए 1989 की धारा 14 और 15 में ऐसी बातें बोली गई है, तो विशेष न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। राजस्व न्यायालय की बात करते हैं तो रेवेन्यू से रिलेटेड जितने भी मामले हैं वो राजस्व न्यायालय के अंतर्गत जाते हैं। तो राजस्व से संबंधित जो भी दीवानी मामले हैं उनके निपटारे हेतु मध्य प्रदेश में राजस्व न्यायालय प्रणाली कार्यरत है। राज्य स्तर पर राजस्व मंडल का गठन कहाँ किया गया? ग्वालियर किया गया। ये प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है, ये बाकी कुछ नहीं आएगा, है ना। राज्य स्तर पर राजस्व मंडल न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? ग्वालियर में स्थित है। और ये जो राजस्व न्यायालय है इसको अलग अलग मामलों की सुनवाई और निगरानी के लिए अधिकार किस अधिनियम से प्राप्त है? तो मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959। जब हम संभाग आयुक्त पढ़ रहे थे, जिला कलेक्टर पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको इसका रेफरेंस भी दिया था, कुछ धाराएं भी पढ़वाई थी। तो मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 से इसे क्या मिलते हैं? अधिकार प्राप्त होते हैं। मुख्यालय कहाँ है? ग्वालियर है। फास्ट ट्रैक न्यायालय, नाम से ही पता चल रहा है कि किसी मामले की त्वरित सुनवाई के लिए और जल्दी निर्णय के लिए क्या किया गया था? 11वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर, है ना, रिकमेंड किया था फास्ट ट्रैक कोर्ट को 11वें वित्त आयोग ने, और उन्हीं के रिकमेंडेशन पर 1 अप्रैल 2001 से मध्य प्रदेश में फास्ट ट्रैक न्यायालय की क्या कर दी गई? स्थापना कर दी गई। ऐसे प्रश्न आपको देखने को अवश्य मिलते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। फिर एक बात होती है श्रम एवं परिवार न्यायालय, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, है ना। अगर कोई भी औद्योगिक मामले से रिलेटेड कोई मामला हो तो उसके लिए श्रम एवं परिवार न्यायालय बनाते हैं। परिवार न्यायालय क्या हो जाएगा? एक अलग न्यायालय हो जाएगा जहाँ पे परिवार से रिलेटेड मामले देखे जाएंगे। श्रम जो है औद्योगिक निपटारा मामले से रिलेटेड निपटारा देखना है। तो औद्योगिक विवादों के समाधान के लिए मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 के अंतर्गत श्रम न्यायालय की स्थापना की गई, और पारिवारिक विवादों के निपटारे हेतु कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 के तहत क्या कर दिया गया? प्रदेश के संभागीय मुख्यालय एवं प्रमुख जिलों में परिवार न्यायालय की स्थापना कर दी गई। अब जैसे 10 मध्य प्रदेश में 10 संभाग है तो 10 क्या कर दिए गए? परिवार न्यायालय स्थापित कर दिए गए, और कुछ प्रमुख जिलों में भी स्थापित कर दिए गए। तो श्रम एवं परिवार न्यायालय जो है औद्योगिक मामले से रिलेटेड कोई भी अगर मामला आ रहा है तो वो श्रम न्यायालय देखेगा। कौन से अधिनियम के तहत? तो मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960, और परिवार न्यायालय की स्थापना तो कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984। ठीक, आगे बात करते हैं। एक सेकंड, खत्म। तो इस प्रकार से ये जो है बहुत ज्यादा इसमें कुछ था नहीं, है ना, लेकिन जैसा मैंने आपको बोला कि इम्पोर्टेंट तो कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, इसलिए लगभग मैंने आपको क्या करवा दिया है? सब कुछ पता नहीं है, थोड़ा सा बचा हुआ। मैं वही सोच रहा था कि कुछ ना कुछ तो छूटा हुआ। ये चीज छूटी हुई है जो कि हमको ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये अभी वापस से लेक्चर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मैं वही सोच रहा हूँ कि चांदला वाला और नीमच वाला पॉइंट क्यों नहीं आया, तो वो यहाँ पर है। देखिए, ये प्रश्न उड़ते तीर के रूप में पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, इसका गठन कब किया गया? तो 1990 में किया गया। आप देखते हो ना कि आप ये सोचते हो कि जब भी कोई लेक्चर पढ़ते हो, कोर्स पढ़ते हो कि एमपी पॉलिटी भैया सब कुछ पढ़ लिया, आप तो कुछ भी पूछिए, फिर जब एग्जाम में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं आप सोचते हो यार ये कहाँ से आया, मैं तो सब कुछ पढ़ लिया। इसीलिए क्योंकि आप पूरा नहीं पढ़कर जाते हो और हम पूरा ही देते हैं आपको, है ना। तो मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता प्रतितोष या विवाद प्रतितोष आयोग, मध्य प्रदेश स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, है ना। उपभोक्ता से रिलेटेड कोई भी विवाद हो उसका रिड्रेसल करना, उसको मतलब खत्म करना, उससे रिलेटेड मामले को निपटारे करने के लिए इस कमीशन का गठन किया गया। कब किया गया? 1990 में किया। बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न आ सकता है मध्य प्रदेश का राजस्व न्यायालय का गठन कब किया गया?
तो या इसका ऐसा सीधा सीधा आएगा, मध्य प्रदेश का राजस्व न्यायालय कहाँ है, इसका मुख्यालय तो ग्वालियर। अगर हम बात करें विधि और विधायी कार्य विभाग, ये कहाँ पर है, तो भोपाल में ही रहेगा। अब ये एक समझ लो आप ग्राम न्यायालय की अवधारणा। देखिए ग्राम न्यायालय की अवधारणा जो है ये 26 जनवरी 2001 से लागू हुई थी और इसी दिन कई ग्राम न्यायालयों की स्थापना की गई। पहला ग्राम न्यायालय 11 दिसंबर 2001 को नीमच के झांतला में शुरू किया। अब ये दोनों में अंतर क्या है, ये भी ग्राम न्यायालय से संबंधित है, ये भी ग्राम न्यायालय से संबंधित है। तो देखो 26 जनवरी 2001 जो हम बात कर रहे हैं, ये ग्राम न्यायालय की स्थापना की बात मध्य प्रदेश सरकार की योजना या मध्य प्रदेश सरकार के कॉन्सेप्ट के तहत स्थापित किया गया था और इसी योजना या इसी कॉन्सेप्ट के तहत 11 दिसंबर 2001 को मध्य प्रदेश में पहला ग्राम न्यायालय झांतला नीमच में स्थापित किया। बाद में क्या हुआ कि केंद्र सरकार एक अधिनियम लेकर आई, है ना, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008। ये भी प्रश्न आ सकता है, ये जो मध्य प्रदेश योजना के तहत 11 दिसंबर 2001 को जो नीमच झांतला में ग्राम न्यायालय की स्थापना हुई थी, उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे मध्य प्रदेश के, तो वो थे A.K. पटनायक। बाद में क्या हुआ, केंद्र सरकार लेकर आई ग्राम न्यायालय अधिनियम 2001। इसके तहत पहली बार 2009 में भोपाल में ग्राम न्यायालय स्थापित किया गया, बेरसिया में। अब क्या अंतर है, तो रिपीट कर रहा हूं, बस इतनी सी बात है कि पहला जो ये 26 जनवरी 2001 है, ये मध्य प्रदेश की अवधारणा या कॉन्सेप्ट थी कि ग्राम न्यायालय को स्थापित किया जाए। यहाँ पर इस समय केंद्र सरकार का कोई भी बात नहीं होती है और इसी के तहत 11 दिसंबर 2001 को क्या कर दिया, नीमच के झांतला। के पटनायक के मुख्य न्यायाधीश थे इसमें। बाद में केंद्र सरकार इस पर अधिनियम भी लेकर आ गई, कब, 2008 में, और इस अधिनियम के तहत विधि सम्मत रूप से पहला उच्च ग्राम न्यायालय बैरसिया 2009 में स्थापित किया। बस इतनी सी बात है। बात करें मध्य प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट की अवधारणा, तो 1 अप्रैल 2001 से लागू की गई, जो कि अपन इधर भी देख चुके हैं शायद। कहाँ गया, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट 1 अप्रैल 2001, और यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, रिमोट शायद कुछ काम नहीं करता है, तो 1 अप्रैल 2001। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में भी प्रश्न आपसे सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं और इस प्रकार से अब ये लेक्चर जो है खत्म होता है। तो मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।